नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आपके वाक्य के बारे में और आज हम इसी वाक्य प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो साथ ही हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, घटक और विशेषताओं के आधार पर हमने चर्चा की थी कि वर्णों का सार्थक व्यवस्थित समूह है क्या कहलाता है आपका वाक्य, और पूर्णता अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं आपके उद्देश्य और आपका विधेय, और घटक भी कितने होते हैं? दो, अनिवार्य और आपका ऐच्छिक। इसके अलावा कुछ वाक्य की जो विशेषताएं हैं आपकी, जैसे आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, सन्निधि, अन्विति, पदक्रम, इनके बारे में हमने क्या की थी? आपकी चर्चा की थी। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे वाक्य के प्रकार, कि वाक्य है उसके कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं। वाक्य दोस्तों अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है, इसके साथ आपका वाक्य शुद्धिकरण भी जुड़ जाएगा। तो पहले हम वाक्यों की चर्चा कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे आपका वाक्य शुद्धिकरण। तो दोस्तों, वाक्य है, इसके प्रकारों की बात करते हैं। तो आपका आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, किस आधार पर कितने प्रकार माने जाते हैं। यह प्रश्न आपका एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कई बार प्रश्न आ चुका, सीधा प्रश्न आता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के प्रकार। अब देखो, प्रकार है वो अलग अलग आधार पर क्या माने गए हैं, आपके अलग अलग प्रकार माने गए हैं। तो किस आधार पर कौन सा प्रकार है, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, आपका चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे आपका रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। किस आधार पर? आपका रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर अगर ऐसा आ जाए कि रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो रचना में कितने शब्द हैं? रै, चै, ना, 3। तो ध्यान रखना, रचना के आधार पर वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो साथियों कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें क्रिया के आधार पर दोस्तों, क्रिया के आधार पर भी जो वाक्य है, अगर ऐसा आ जाए क्रिया के आधार पर, तो साथियों क्रिया के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों काल के आधार पर, तो काल के आधार पर भी दोस्तों, काल के आधार पर भी अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। बड़ी सिंपल बात है दोस्तों। चाहे आपसे पूछे रचना के आधार पर कितने बताने हैं आपको? 3 प्रकार के। रचना में 3, क्रिया के आधार पर कितने होते हैं? 3, और काल के आधार पर कितने होते हैं? आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ऐसा कह दे आपको अर्थ के आधार पर, अगर ऐसा आ जाए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो आपके डिवाइड करते हैं कि कौन सा क्रिया के आधार पर है। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। क्रिया के आधार पर होते हैं आपके 3, काल के आधार पर होते हैं आपके 3, और अर्थ में कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं। तो साथियों रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? आपके 3। एक तो होता है आपका साधारण वाक्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हो आप सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को कहा जाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य, और इन इंग्लिश कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपके रचना में 3 होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। इंग्लिश में कह सकते हो आपका सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और आपका कंपाउंडेड सेंटेंस। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों व्याकरण के अंदर क्या है? आपका समान है।
अब क्रियाओं की बात करते हैं तो क्रियाओं के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य को क्या कहा जाता है? आपका पैसिव वॉइस। दोस्तों हमने पढ़ लिया आपका अलग से टॉपिक कौन सा? वाच्य, तो इसको यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य इसको अलग से पढ़ लिया, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो कर्तृवाच्य इंग्लिश आपका एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। हिंदी के अंदर एक वाच्य और होता है जिसका नाम क्या होता है? आपका भाववाच्य। क्या होता है? आपका भाववाच्य। तो 3 हो गए आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो आपके क्रिया के आधार पर कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काल के आधार पर कितने होते हैं? 3। पहला होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका भूतकाल यानी पास्ट, और तीसरा होता है आपका भविष्य यानी फ्यूचर। तो काल भी हमने दोस्तों पढ़ लिया अलग से टॉपिक, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। दोस्तों भूतकाल है वो कितने प्रकार का होता है? आपका 6 प्रकार का होता है। भविष्य काल कितने होता है? आपका 3 प्रकार का। और वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? आपका 5 प्रकार का। तो इन सभी के बारे में हमने क्रिया के आधार पर वाक्य है ये आपका पढ़ लिया है दोस्तों, और काल के आधार पर है आपका वर्तमान काल, भूतकाल, ये भी हमने पढ़ लिया है। हमें कौन से पढ़ने हैं आपके? एक तो रचना के आधार पर और एक आपका अर्थ के आधार पर। इनको हमने पढ़ा नहीं है तो इनके बारे में चर्चा करेंगे कि अर्थ के आधार पर 8 कौन से होते हैं और रचना के आधार पर 3 कौन से हैं। देखो अर्थ में 8 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका विधानवाचक। क्या होता है? आपका विधानवाचक सेंटेंस। इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं जहां किसी काम को करने का बोध हो, उसे कहते हैं आपका विधानवाचक, अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जा सकता है। दूसरा होता है आपका निषेधवाचक, जिसको इंग्लिश में कह सकते हो आपका नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक। इन इंग्लिश आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसे आप निषेधवाचक कह दो या नकारात्मक कह दो। तीसरा होता है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। प्रश्नवाचक है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चौथा है आपका ऑर्डर्ड यानी आज्ञार्थक। चौथा कौन सा है? आपका आज्ञार्थक वाक्य होता है। तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आपका आज्ञार्थक। पांचवा होता है दोस्तों आपका इच्छाबोधक, इच्छाबोधक। छठा होता है आपका संकेतवाचक, कंडीशनल सेंटेंस, संकेतवाचक। सातवां होता है दोस्तों आपका संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? आपका डाउटफुल सेंटेंस कहा जाता है। और आठवां होता है आपका विस्मयादिबोधक, इसे कहते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो आपका आठवां कौन सा है? आपका विस्मयादिबोधक सेंटेंस। दोस्तों यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में। सीधा प्रश्न क्या आता है कि रचना के आधार पर कितने हैं? 3, क्रिया के आधार पर 3, काल में 3 और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? आपके 8। या प्रश्न ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है? 3 यहां से दे देगा अगला और 1 आपका यहां से पूछ लिया जाएगा, यह संभावना ज्यादा बनती है। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपको यहां से मिलेंगे और 1 विकल्प का चयन आपको यहां से करना है। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार। आपका प्रश्न क्या है? देखो रचना के आधार पर कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? साधारण, संयुक्त और आपका मिश्र, सिंपल, कंपाउंड और आपका कॉम्प्लेक्स। क्रिया के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? आपके 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। भाव वैसे इंग्लिश में होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट शब्द होता है। काल के आधार पर कितने होते हैं? आपके 3, वर्तमान, भूत और आपका भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर। और अर्थ के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों? आपका एग्जाम की दृष्टि से चारों ही वैसे मोस्ट है। ये काल में आ जाता है आपका, ये आपका क्रियाओं में आ जाता है। दोनों पढ़ लिए हैं, इसके बारे में और उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो अर्थ में कौन कौन से होते हैं आपके विधानवाचक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक या नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑर्डर्ड सेंटेंस यानी आज्ञार्थक, इच्छावाचक संकेत आपका होता है कंडीशनल सेंटेंस, संदेहवाचक आपका डाउटफुल सेंटेंस और विस्मयादिबोधक क्या होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैंने आपको हिंदी के साथ साथ सभी के आपको इंग्लिश नेम भी आपको बताए हैं, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर आपके आए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों आज किसके बारे में, आपका सबसे पहले जो आपके अर्थ के आधार पर है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर बचेगा कौन सा आपका रचना के आधार पर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपके अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उसके प्रकार, विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह और आपका विस्मयादिबोधक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका विधानवाचक। तो पहला प्रकार कौन सा है आपका, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। इसके अंदर आपका पहला पढ़ेंगे कौन सा आपका, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक दोस्तों ये एग्जाम में क्यों आता है बार बार, कारण है हमारा नाम पूछा हुआ होता है, हम जानते हैं सकारात्मक वाक्यों को, साधारण वाक्यों को। विधान भी क्या होता है आपका, सकारात्मक वाक्य होता है, जहां वाक्य में किसी कार्य को करने का भाव पाया जाए, जहां वाक्य में किसी कार्य को करने का भाव हो, जहां वाक्य में किसी कार्य को करने का भाव हो, किसी कार्य को करने का भाव हो, जहां वाक्य में किसी कार्य को करने का भाव हो उसे क्या कहते हैं आपका, विधानवाचक कहा जाता है। दोस्तों विधान का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप सोचते सम प्लस विधान, कानून या व्यवस्था, कानून की बात नहीं है, यहाँ किसी काम के होने का भाव हो, ऐसे कह सकते हो कि आपके सभी सकारात्मक वाक्य, चाहे किसी काल का हो, सभी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, सभी सकारात्मक वाक्य, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, वो आपके इसी के अंदर आते हैं। काल चाहे कोई सा ही हो, वर्तमान हो, भूतकाल हो, लेकिन ध्यान रखना वाक्य की प्रकृति क्या होनी चाहिए, सकारात्मक, और किसी काम को करने का क्या करवाए आपका, बोध कराए। जैसे दोस्तों मैंने कहा राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है, यह आपका प्रेजेंट सिंपल का है टेंस आपका, और प्रेजेंट सिंपल की जो साइक्रिया होती है वो आपकी डू और डज होती है। और इंग्लिश की बात करते हैं तो क्या बना सकते हो, राहुल प्लेज क्रिकेट, इन इंग्लिश बन जाएगा आपका राहुल प्लेज क्रिकेट बन जाएगा आपका, है ना, राहुल क्रिकेट खेलता है। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहें या कंटिन्यूअस में बात करते हैं तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो भी क्या होगा, विधानवाचक, काम तो कर ही रहा है ना। राहुल क्रिकेट खेल चुका है तो भी आपका विधानवाचक होगा। राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो भी क्या है आपका, विधानवाचक। मैंने कहा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां आपको देखनी है अर्थ क्या निकलता है उसका, तो है ना, चाहे राहुल ने क्रिकेट खेला तो भी क्या है आपका, विधानवाचक। राहुल क्रिकेट खेलेगा तो भी क्या होगा आपका, विधानवाचक। यहां काल कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम काल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां काल का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि यहां वाक्य में काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, काल का ध्यान नहीं रखना है, आपको उसका अर्थ ध्यान रखना है। राहुल क्रिकेट खेलता है। जैसे मैं लिखा मीनाक्षी दूध पी रही है, मीनाक्षी दूध पी रही है, तो ये भी क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी विधानवाचक। ये एग्जाम में क्यों आता है, क्योंकि हमारा सकारात्मक नाम सुना हुआ होता है, विधान को हम जानते नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा आता है निम्न में से कौन सा आपका विधानवाचक वाक्य है। तो जितने भी सरल वाक्य हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बच्चे
रो रहे हैं, मोहन जयपुर जाता है। तो आप चाहे जितने वाक्य से बना सकते हो। कुत्ता भौंकता है, मधुमक्खियां भिनभिनाती है, तारे चमकते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सोनिया गाना गाती है। चाहे जितने वाक्य बना सकते हो। कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका विधानवाचक कहा जाता है। बड़ा आसान सा है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? आपका निषेधवाचक। दूसरा कौन सा है? आपका निषेधवाचक। दोस्तों निषेध शब्द में संधि कौन सी है आपकी? यहां आपकी व्यंजन संधि है। निषेध किससे बनता है? आपका नि प्लस सेध। यहां संधि कौन सी है आपकी? व्यंजन संधि है। और निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आपका नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इन्हें आप इंग्लिश में कह सकते हो नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? जहां वाक्य में किसी कार्य को करने का न करने का भाव हो, यानी सिंपल है, वहां कार्य करने का भाव था, यहां कार्य न करने का भाव हो। इन वाक्यों में जहां वाक्य में कार्य करने का, कार्य न करने का भाव पाया जाए, जहां वाक्य में कार्य न करने का भाव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका नकारात्मक कहते हैं। और सामान्य वाक्यों के अंदर अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगा देते हैं? वाक्यों के अंदर सामान्यतः वाक्यों के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? आपका नहीं का प्रयोग करते हैं। जो भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें क्या लगा दो? आपका नहीं लगा दो। वहां क्या लिखा? राहुल क्रिकेट खेलता है। यहां क्या बन जाएगा? आपका राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। तो आपने इसके अंदर क्या लगा दिया? आपका नहीं लगा दिया। तो वहां राहुल क्रिकेट खेलता है, यहां क्या बन जाएगा? आपका राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। वहां क्या था? सोनिया दूध पीती है, यहां लिख दिया आपने सोनिया दूध नहीं पीती है। सोनिया दूध नहीं पीती है। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आप उन्हीं वाक्यों में क्या लगा देना? आपका नहीं लगा देना। तो क्या बन जाएगा? आपका नकारात्मक बन जाएगा। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको नेगेटिव दिखाई दे तो क्या बन जाएगा? आपका निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। ये एग्जाम में नहीं आता है। क्यों? ये बड़ा सरल है। विधानवाचक पूछने का कारण ये होता है कि आप उसको जानते नहीं हो, यहां से कोई प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आपका निषेधवाचक, प्रश्नवाचक हो गया ना, विधानवाचक और आपका निषेधवाचक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आपका प्रश्नवाचक। तीसरा कौन सा है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा कौन सा है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों एक प्रश्नवाचक क्या होता है? आपका सर्वनाम भी होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है? जहां वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जहां वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जीव पदार्थ घटना व्यापार आदि के संबंध में, जहां किसी वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जीव पदार्थ घटना व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, इन वाक्यों में क्या आता है? आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। क्या आता है? आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, जिसे आप कहते हो आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या कहा जाता है? आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है।
और प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ साथ क्या आता है आपका, प्रश्न सूचक शब्द भी आता है। इन वाक्यों में क्या आता है आपका, प्रश्न सूचक शब्द भी आता है। और साथ ही प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, कितने, है ना, ये सारे आपके क्या हैं, प्रश्न सूचक शब्द हैं। तो इन वाक्यों में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ साथ आपका प्रश्न सूचक चिन्ह भी आता है। दोस्तों क्या है, जैसे मान लो किसी महिला का पति बाहर विदेश कमाने के लिए जा रहा है और महिला अपने पति से पूछती है कि तुम कब आओगे। भारतीय महिलाओं का आदर्श वाक्य है तुम कब आओगे। तो यहां वो उससे क्या कर रही है, आपकी प्रश्न कर रही है, तुम कब आओगे। तो किसका भाव है आपका, प्रश्न का भाव है, तो तुम कब आओगे। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो, साथ किसी बस में यात्रा कर रहे हो और आपके पास कोई बैठा है, तो आप पूछ लेते हो कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, आप किस कॉलेज में पढ़ती हो, आप किस कॉलेज में पढ़ती हो, आपके पति का नाम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, वो तुम्हारा क्या लगता है ना। तो न जाने कितने ऐसे प्रश्न हैं वो आपके यहां पर पूछे जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में आप प्रश्न करते हो, क्या बन जाएंगे, आपके प्रश्नवाचक बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हर प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता। वहां वाक्य की पूछने का तरीका, आपके बोलने का तरीका भी डिपेंड करता है किस प्रकार से। दोस्तों अगर मान लो एक लड़का और एक लड़की, ये मान लो एक लड़का है और ये लड़का कौन है, आपका चिंटू है ना। एक लड़का है जिसका नाम क्या है, आपका चिंटू है। चिंटू की दो सुंदरी क्या है, आपकी आंखें है ना। तो दोस्तों ये चिंटू है। अब ये चिंटू है, किसके साथ बैठा है, आपका मिंकू के साथ बैठा है। और एक लड़की है जिसका नाम क्या है, आपका मिंकू। ये आपकी क्या है, मिंकू है। तो दोस्तों ये दोनों कहां बैठे हैं, किसी गार्डन के अंदर बैठे हैं। ये तो आपका है चिंटू और ये आपकी क्या है, मिंकू। अब मान लो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों, आपकी बातचीत कर रहे हैं। इतने में क्या होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, किसके पास, चिंटू के पास पूछता है। बुजुर्ग व्यक्ति आता है और चिंटू से पूछता है, क्या पूछता है, बेटा ये तुम्हारी क्या लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है किससे, चिंटू से, ये तुम्हारी क्या लगती है। दोस्तों यहां पर क्या लगती है, कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, आपका प्रश्न का भाव कर रहा है कि ये तुम्हारी क्या लगती है। यहां क्या किसका आ रहा है, प्रश्न का भाव आ रहा है। वो रिश्ता जानना चाहता है कि चिंटू की मिंकू क्या लगती है आपकी, वो क्या है, इसकी साली है, कोई बहन है, पड़ोसी है। वो इससे जानना चाहता है कि वो उसकी क्या लगती है, साली है, बहन है, पड़ोसी है, भाभी है, क्या लगती है। यहां तो ये क्या किसके रूप में आ रहा है साथियों, एज ए प्रश्न के रूप में आ रहा है। अगर यही बात मान लो कि ये मिंकू है, बड़ी हसीन है ना, सज धज कर जा रही है कहीं और इसने अच्छी ड्रेस पहन रखी है, अच्छा मेकअप कर रखा है, और मिंकू क्या घूम रही है, आपकी नेहरू गार्डन में घूम रही है ना। और इस मिंकू को देखकर एक मन चला लड़का, मिंकू को देखकर एक मन चला लड़का है, वो क्या कहता है, अरे तुम क्या लगती हो, क्या लगती हो, हाय रब्बा। मिंकू को देखकर गाना गाने लगता है कि क्या लगती हो, हाय रब्बा, है ना। तो क्या लगती हो। दोस्तों यहां पर क्या लगती हो, यहां भी देखो क्या है, क्या लगती है और क्या लगती हो, इन दोनों के अंदर अंतर है या नहीं है। यहां भी क्या है, यहां भी क्या है। यहां क्या है, किसका बोध कराएगा, आपका प्रश्न का बोध करा रहा है। और क्या लगती हो,
यहां किसका बोध करा रहा है? विस्मय का बोध करा रहा है। मिंकू को देखकर उस लड़के के मन में क्या होता है? विस्मय होता है। तो कहने का मतलब हर प्रश्नवाचक शब्द क्या नहीं हो सकता? आपका प्रश्नवाचक नहीं होगा। वहां वाक्य को भाव है वो भी आपका डिपेंड करेगा। तो आपको अगर प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तभी क्या मानना है? आपका प्रश्नवाचक मानना। अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले, जहां प्रश्नवाचक शब्द कहां आता है? वाक्य के बीच में। जैसे आपका वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो वेयर क्या है? आपका WH वर्ड है, तो कहां आएगा? आपका सेंटेंस के बीच में। और एक ऐसे होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जहां प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के शुरुआत के अंदर आपके आते हैं। तो इन इंग्लिश आपके टू टाइप्स होते हैं, किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। एक तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक होते हैं आपके WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं वहां प्रश्नवाचक शब्द आपको सेंटेंस के बीच में मिलते हैं, और नहीं शुरू में मिलते हैं। और WH से जो शुरू होते हैं वो कहां मिलते हैं? आपको बीच में मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन प्रकार हो गए आपके, विधानवाचक, निषेधवाचक और आपका प्रश्नवाचक। दोस्तों चौथा प्रकार कौन सा है? आपका इच्छाबोधक। वाक्य का चौथा प्रकार कौन सा है? आपका इच्छाबोधक। बड़ा अच्छा वाक्य है आपका इच्छाबोधक। दोस्तों इच्छाबोधक क्या होता है? इच्छा बनता है आपका ई प्लस छा, इच्छा व्यंजन संधि है। इच्छाबोधक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, इसके बारे में कोई इच्छा है, कामना है, आशीर्वाद है, साफ है। तो चार चीजें रहना, जहां वाक्य के अंतर्गत, जहां वाक्य के अंतर्गत, जहां वाक्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति की इच्छा, कामना, इसके अलावा आकांक्षा, आशीर्वाद, जहां वाक्य में इच्छा, आकांक्षा, कामना, आशीर्वाद या साप, जिसको आप श्राप कहते हो ना, आदि का भाव। ध्यान रखना किसी वाक्य में कौन कौन से भाव आ सकते हैं? इच्छा का आ सकता है, कामना का आ सकता है, आकांक्षा हो सकता है, आशीर्वाद और साप। ये जो भाव होते हैं, देखो इच्छा बोधक है ना, किसी के बारे में आप इच्छा करते हो, किसी को आप देखते हो ना और मन में कल्पना करते हो काश आप हमारे होते, तो वहां काश है ना वो विस्मय का बोध कराएगा। इच्छा का भाव तो है सेंटेंस में, इच्छा के साथ साथ क्या है आपका विस्मय का भाव भी है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई आकांक्षा है, कोई आशीर्वाद देते हो या साप हो, वो सारे किस में आते हैं? आपके इच्छा बोधक के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कोई नई नवेली बहू है, वो अपने ससुराल आती है और आते ही उसे घर की जो महिलाएं होती है वो क्या देती है? आपकी आशीर्वाद देती है ना, कि सीढ़ी हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, दूधो ना हो, पूतो फड़ो। ये आशीर्वाद सारे के सारे किस में आते हैं? आपके इच्छा बोधक के अंदर आते हैं, है ना। तो कहते हैं ना तुम्हारा नववर्ष, यानी तुम्हारा नववर्ष मंगलमय हो, तो नववर्ष मंगलमय हो, तो ये इच्छा है नववर्ष मंगलमय हो। जैसे किसी गरीब को आप कुछ देते हो तो आपको क्या कहता है? आशीर्वाद देता है, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये भी क्या है दोस्तों? आपकी एज ए विश है, भगवान तुम्हारा भला करे। ये आपकी क्या हो जाएगी? विश हो जाएगी, इच्छा। जैसे आपका कोई साथी है वो बीमार हो गया है ना, और आप सोचते हो कि उसकी भगवान से प्रार्थना करते हो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, है ना, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, ये भी क्या है? आपका इच्छावाचक है ना। और कैसे आप इच्छा करते हो आओ घूमने चलें, तो वो भी क्या है दोस्तों? आपका इच्छावाचक है। तो नववर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, दूधो ना हो, पूतो फलो, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, है ना, घर लौट आओ, है ना। तो ये सारे किस में आते हैं? आपके इच्छावाचक।
किसी को आप बुरी बात कहते हो ना, साप देते हो, वो भी किस में आता है आपका अभिशाप, इच्छाबोधक में आता है ना। कई बार मान लो किसी से अनजानी गलती हो जाती है ना, और सामने वाला व्यक्ति क्रोध होता है कि भगवान तुम्हारा बुरा करे, सत्यानाश जाए, बुरी गार तेरा कीड़ा पड़े, है ना, वो सारे किस में आते हैं आपके इच्छाबोधक के अंदर ही आते हैं। तो ये ध्यान रखना, जहां किसी की कोई इच्छा है, कामना है ना, कि तुम जल्दी सी नौकरी लग जाओ, घर वाले आपकी से क्या लगते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है कोचिंग के अंदर और वो जल्दी से क्या लग जाए, आपकी नौकरी लग जाए, तो वो भी क्या होती है आपकी एज ए आकांक्षा होती है। तो जहां किसी की इच्छा, कामना, आकांक्षा इनका बोध हो, वो क्या कहलाता है, आपका इच्छावाचक कहलाता है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, आपका पांचवा प्रकार है आज्ञार्थक सेंटेंस। पांचवा कौन सा है आपका, आज्ञार्थक सेंटेंस। और आज्ञार्थक सेंटेंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका इंग्लिश में कहते हैं आपका ऑर्डर्ड सेंटेंस। क्या कहते हैं, आपका ऑर्डर्ड सेंटेंस कहा जाता है। तो जहां वाक्य के अंतर्गत, जहां वाक्य में क्या क्या है, आज्ञा को क्या कह सकते हो, आदेश। जहां वाक्य में आज्ञा यानी आदेश, उपदेश, अनुमति, जहां वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश, अनुमति आदि का भाव हो, आदि का भाव हो, वहां कौन सा सेंटेंस होता है, आपका आज्ञार्थक सेंटेंस होता है। तो जहां किसी वाक्य में आज्ञा आए, आदेश आए, उपदेश आए, है ना, ये सारे किस में आते हैं, आपके आज्ञार्थक में आते हैं। और ध्यान रखना, जैसे मान लो, जैसे आप कोचिंग में तैयारी कर रहे हो और क्लास पूरी होती है, तो अध्यापक आपसे कहता है कि तुम घर जाओ, तुम घर चले जाओ, तो ये भी क्या है, आपकी आज्ञा ही है, तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड सेंटेंस। और जैसे मैं आपसे कहूं, बात मानो या नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, कि परीक्षा तक दूर संचार यंत्र का प्रयोग मत करो, परीक्षा तक दूर संचार यंत्र का प्रयोग मत करो, परीक्षा तक दूर संचार यंत्र का प्रयोग मत करो। तो यहां भी ये अध्यापक द्वारा बच्चे को क्या किया जा रहा है, आपका निर्देशित किया जा रहा है। दूर संचार यंत्र क्या होता है, आपका मोबाइल, है ना। परीक्षा तक किसका यूज नहीं करना है, आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। ये भी क्या है, आपका आज्ञार्थक है। और ध्यान रखना दोस्तों, तू जो सर्वनाम है ना, इसके साथ हमेशा क्या आता है, धातु आता है। तू चल, तू हंस, ध्यान रखना, तू कैसा है, आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है, और इसके साथ क्या आता है, धातु आता है, क्रिया नहीं आती। तू हंस, तू चल, तू पढ़। और किस रूप में आता है, आपका ऑर्डर्ड रूप में आता है, आज्ञार्थक रूप में, है ना, कि तू हंस मत पगली, है ना, तो वो भी क्या है, आपका ऑर्डर्ड सेंटेंस है। तो बहुत सारे आदेश के जो वाक्य होते हैं, आज्ञा, आदेश, जैसे आप बचपन में छोटे थे और जब आपको पानी पीने की इच्छा होती है, लघु शंका की होती है ना, तो आप अनुमति ले लेते थे अध्यापक से, है ना, कि सर मे आई गो आउट, है ना, मे आई कम इन। तो वो भी किस में आते हैं, आपके आज्ञार्थक में। वहां आप क्या ले रहे हो, अनुमति ले रहे हो, और अध्यापक आपको क्या दे रहा है, आपका आदेश दे ना, अनुमति स्वीकार कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो उसके अंदर आता है। जैसे ऋषि मुनि, आप जो सन्यासी होते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए, तो ये आपका क्या है, उपदेश है। बड़ों का कहना मानो, तो ये भी क्या है दोस्तों, आपका आदेश कह सकते हो, उपदेश मान लो। तो आदेश और उपदेश की जो भी बातें आती है ना, वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी आज्ञार्थक के अंदर आ जाएगी, है ना। तो जहां ऐसी कोई बात आए आपको देखने को, तो आप कह सकते हो आज्ञार्थक सेंटेंस। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठा कौन सा, आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। साथियों, संकेतवाचक क्या होता है, संकेतवाचक को आप कहते हो कंडीशनल वाक्य, हिंदी में कह सकते हो इन्हें आपका सशर्त वाक्य। संकेतवाचक को क्या कह सकते हो, आपका कंडीशनल सेंटेंस या आपका सशर्त वाक्य। दोस्तों इसमें क्या होता है, जहां वाक्य में एक क्रिया का होना, जहां वाक्य में
एक क्रिया का होना, जहां वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, जहां वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, जहां वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं? आपका संकेतवाचक। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% संभावना बनती है आपके एग्जाम में यहां से क्या आता है? आपका प्रश्न आता है कि जहां वाक्य में एक काम का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो? आपका डिपेंड हो। दोस्तों ये चीजें बहुत जगह आती है। हेतु हेतु मत भूतकाल पढ़ते हैं, वहां भी ये आता है। इसके अलावा हम मिश्र वाक्य पढ़ते हैं, वहां भी ये आता है। संबंधवाचक जो सर्वनाम है वहां भी ये होता है। आप यहां देखना, अगर कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हो? आपका यदि और तो से जुड़ा हो। इसके अलावा और भी वाक्य आ सकते हैं जहां एक क्रिया दूसरी से क्या हो? आपकी अटैच हो। जैसे मान लो यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी क्या होती? आपकी अच्छी होती। तो साथियों फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड करता है? वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां फसल का अच्छा होना वर्षा पर क्या करेगा? आपका डिपेंड करेगा। यदि समय से स्टेशन पहुंचोगे, यदि समय से स्टेशन पहुंचोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, यदि समय से स्टेशन पहुंचोगे तो गाड़ी मिल जाएगी। यदि मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मोहन पढ़ता तो पास हो जाता। बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो यहां एक क्रिया मीठा होना किस पर है? डिपेंड करता है आपका गुड़ डालने पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ऐसे वाक्य आए जहां एक क्रिया दूसरे से जुड़ी हुई हो, वो क्या कहलाता है? आपका संकेतवाचक कहलाता है। कि यदि तुम समय से रहते पढ़ोगे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, है ना। फिर लास्ट में पछतावा होगा कि यदि मैं उस समय पढ़ लेता तो आज मुझे नौकरी मिल जाती। या फिर सोचोगे कि मैं उस समय आवारा नहीं होता तो आज कंवारा नहीं होता। ये भी क्या है? आपका संकेतवाचक। यदि मैं आवारा नहीं होता तो कंवारा नहीं होता। तो ये आपका क्या है? संकेतवाचक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका कौन सा? संदेहवाचक। सातवां प्रकार है आपका संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंस, संदेहवाचक। दोस्तों ऐसे वाक्य जहां किसी कार्य के होने में, जहां किसी कार्य के होने के बारे में क्या हो? संदेह या संभावना हो। जहां किसी कार्य के होने में दो चीजें ध्यान रखना, या तो संदेह का भाव हो या आपका संभावना का भाव हो। जहां किसी वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, वहां कौन सा होता है? आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। अब संदेह को प्रकट करने के लिए शायद आपके वाक्य में क्या आ सकते हैं? शायद है, संभवतः है, हो सकता है, शायद, संभवतः, हो सकता है, कदाचित। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के कहां मिलेगा? आपको शुरू के अंदर। अगर किसी वाक्य में क्या हो? आपका संदेहवाचक, तो वाक्य के अंतर्गत शायद, संभवतः, हो सकता है, कदाचित, इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में मिल सकता है। और अंत में क्या मिलेगा? जैसे मान लो होगा, होगी और होंगे, इस प्रकार के शब्द हैं वो आपके अंत में मिल सकते हैं।
संदेहवाचक में इस प्रकार के वाक्य आते हैं जहां किसी वाक्य के शुरुआत में शायद, संभवतः, हो सकता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग शुरू में मिलता है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको होगा, होगी और होंगे, इस प्रकार के शब्द अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दें तो आपको क्या मानना है, आपको संदेहवाचक वाक्य स्वीकार करना है। दोस्तों क्या होगा इसके अंदर, जैसे मान लो सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो शायद आज वर्षा होगी, है ना, या हो लिख दो, एक ही बात है, आज शायद वर्षा हो। या ऐसे कह सकते हो सकता है पिताजी कल घर आए, हो सकता है पिताजी कल घर आए। तो ऐसे वाक्य किस में आते हैं, आपके संभावना के अंदर आते हैं, संदेह के अंदर आते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप ये नहीं भी लगाते हो ना, शायद, संभव, ऐसा लिख दिया आज वर्षा होगी, है ना, हो सकती है, या पिताजी घर आए हो, है ना, इस प्रकार के वाक्य भी किस में आएंगे, आपके संकेतवाचक के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों ये 7 प्रकार हो गए आपके, कौन से, आपके संकेतवाचक। वाक्य का अर्थ के आधार पर कौन सा है, आपका 8वां प्रकार है, और 8वां कौन सा है, आपका विस्मयादि बोधक। दोस्तों विस्मयादि बोधक अपने आप में एक पूरा टॉपिक भी है, विस्मयादि बोधक अपने आप में पूरा प्रकरण भी है। विस्मयादि बोधक एक विराम चिन्ह भी होता है। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह क्या होता है आपका दोस्तों, जो आपका पूर्ण विराम है इसके नीचे डॉट के रूप में दिखाई दे, इसे कहते हैं आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेनेशन कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो ये कहां आता है दोस्तों, आपका जहां वाक्य के अंतर्गत, जहां वाक्य के अंतर्गत, जहां वाक्य के अंतर्गत हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, तिरस्कार, जहां वाक्य के अंतर्गत हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, तिरस्कार, चेतावनी, चेतावनी, संबोधन, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो, आदि का भाव व्यक्त हो, वहां क्या होता है आपका विस्मयादि बोधक। दोस्तों एक टॉपिक है आपका अव्यय होता है, अव्यय को अविकारी कहते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयादि बोधक। दोस्तों ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके अव्यय होते हैं। और जहां वाक्य के अंदर आपके हर्ष, घृणा, विस्मय, शोक, तिरस्कार, ये सभी जहां आए वहां कौन सा वाक्य होता है, आपका विस्मयादि बोधक होता है। जैसे दोस्तों, जैसे कहीं आप जा रहे हो, है ना, और वहां खूब सारी गंदगी पड़ी हुई है, और उस गंदगी को देखकर आपके मन में कौन सा भाव आता है, घृणा का भाव आता है, और आप कहते हो छी 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 छी। अब आगे क्या लगा सकते हो आप, विस्मयादि बोधक। क्यों, घृणा का भाव है, छी छी कितनी गंदगी है, छी छी कितनी गंदगी है। यहां कौन सा भाव है दोस्तों, आपका विस्मयादि बोधक का भाव। जैसा भाव होगा ना घृणा बोधक, तो घृणा बोधक भी क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। और किसी को आप मान लो देख तो हो, आप मन में इच्छा हो जाती है ना कि नौजवान हो आप, कोई बूढ़े तो हो नहीं, है ना, और किसी को देखकर आपके मन में ऐसे भाव आते हैं कि काश आप हमारे होते, काश आप हमारे होते। अगला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आपकी क्या है, इच्छा है ना, इच्छा के भाव भी आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो कहीं आप सुनसान जंगल में जा रहे हो और या किसी गली में जा रहे हो जो अनजान है, तो आजकल क्या है, कुत्ते पालने का शौक रहता है लोगों को, तो घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं ना कि इस गली में कुत्तों से सावधान, है ना, सावधान, खबरदार, खबरदार, कुत्तों से बच के रहे।
लेकिन नौजवानों को कुत्तों से बचने की आवश्यकता नहीं है। किससे बचना है आपको? हसीनाओं से बचना है ना। तो खबरदार, कुत्तों से सावधान, ये चेतावनी है वो किस में आती है? आपकी विस्मयादि बोधक के अंदर आती है। या फिर जैसे मान लो कोई बच्चा है और माँ बाप साथ है, सो नहीं रहा है, नींद नहीं आ रही है ना, तो बच्चे को सुलाने चाहते हैं, अचानक कई देर बाद में देखते हैं माँ बाप की अरे बच्चा सो गया, अरे बच्चा सो गया है ना, अरे बच्चा सो गया। तो यहां भी क्या है दोस्तों? आपका विस्मय का अभाव है। तो किसी वाक्य के अंदर चाहे हर्ष हो, चाहे घृणा हो, किसी को आप पुकारते हो, चेतावनी हो, अनुमोदन हो, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके विस्मयादि बोधक के अंदर आते हैं। कहीं आप जा रहे हो, अचानक जंगल में शेर दिखा, अरे शेर, अरे कितना सुंदर जंगल, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके विस्मयादि बोधक के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये अर्थ के आधार पर कितने हो गए? आपके 8 प्रकार हो गए। तो आज हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के जो वाक्य हैं इनका प्रयोग किया है। दोस्तों ये सभी वाक्य है ना, एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। तो एक इसी से हम पढ़ लेते हैं, इनको साथ ही पढ़ लेते हैं। आपका वाक्य रूपांतरण। वाक्य क्या है? आपका रूपांतरण। देखो 8 वाक्य है वो एक दूसरे में क्या होते हैं? आपके इंटरचेंज होते हैं। अब बात कर रहे हैं अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य थे? आपके 8 प्रकार के थे। क्या ये वाक्य आपस में चेंज होते हैं या नहीं होते? कैसे? देखो 8 कौन कौन से थे? पहला था आपका विधानवाचक। पहला क्या था आपका? विधानवाचक या विधानार्थक भी कह सकते हो। दूसरा क्या था आपका? निषेधवाचक। दूसरा आपका निषेधवाचक। तो एक ही वाक्य को बनाते हैं हम अलग अलग प्रकार से। दूसरा क्या था आपका? निषेधवाचक। तीसरा क्या था आपका? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और चौथा क्या था आपका? आज्ञार्थक। विधान, निषेध, प्रश्नवाचक और आज्ञार्थक। पांचवा क्या है आपका? इच्छाबोधक। छठा क्या है आपका? संकेतवाचक। सातवां क्या है आपका? संदेहवाचक। और 8वां है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो एक वाक्य सभी के अंदर आपका चेंज हो सकता है, तो एक ही वाक्य को आपस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? आपका वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो एक सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। विधानवाचक यानी क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। एक सिंपल वाक्य ले लेते हैं। मैंने कहा राधा पढ़ती है। राधा पढ़ती है। यह अपने आप में क्या है दोस्तों? विधानवाचक वाक्य है। इसको अगर आप निषेधवाचक बनाओगे, वाक्य रूपांतरण कर रहे हो, है ना, तो क्या बनाओगे? राधा नहीं पढ़ती है। नोट लगा दो इसके अंदर, क्या बन जाएगा आपका? राधा नहीं पढ़ती है। मोहन गोलगप्पे खाता है। मोहन गोलगप्पे नहीं खाता है, बना सकते हो आप। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक में क्या बनाओगे? राधा नहीं पढ़ती है, ये आपका नकारात्मक हो गया। राधा कहां पढ़ती है? कब पढ़ती है ना, कुछ भी बना सकते हो आप। राधा किसके साथ पढ़ती है? लिख लो, राधा कब पढ़ती है या कहां पढ़ती है, किस स्कूल में पढ़ती है। तो चाहे जितने आप प्रश्न बना सकते हो। राधा कहां पढ़ती है। तो एक ही सेंटेंस को आप चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आज्ञार्थक सेंटेंस बनाना है। तो आप राधा को ऑर्डर दे, राधा पढ़ो या राधा तुम पढ़ लो, राधा तुम्हें पढ़ो। तो यहां क्या हो गया? आपका ऑर्डर हो गया, राधा तुम्हें पढ़ो। इच्छा बोधक, जैसे मान लो राधा पढ़ती नहीं है और आपकी इच्छा हो रही है कि राधा भी आपके साथ पढ़े, कॉलेज जाए, तो आप कह सकते हो भगवान करे राधा भी पढ़े। भगवान करे राधा भी पढ़े। ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? आपका इच्छा बोधक बन जाएगा। अगर इसे संकेतवाचक बनाना हो तो क्या बनाते हैं? यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती। यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती। यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती। क्या बन गया आपका? संकेतवाचक। अगर आपको संदेहवाचक बनाना हो, डाउटफुल, तो क्या बनाओगे?
जैसे मान लो राधा पढ़ रही है, छत के ऊपर है ना कमरे में, और उसकी सहेली आई मीना, उसकी मम्मी से पूछती, मम्मी जी राधा क्या कर रही है? तो मम्मी क्या कहेगी, बेटा राधा पढ़ती होगी। इसका मतलब मम्मी को भी डाउट है किसके ऊपर, राधा के ऊपर, राधा पढ़ती होगी। मम्मी जानती कि मेरी बेटी इतनी बोली नहीं पढ़ने वाली है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल चला रहेगी या कुछ ना कुछ गाने सुनती होगी, तो राधा पढ़ती होगी। मम्मी को भी क्या है आपका डाउट है, एज ए आपका संदेहवाचक। इसी को अगर आपको बनाना हो विस्मयादि बोधक तो क्या बनाओगे, जैसे मान लो आपको पता है कि राधा पढ़ने वाली लड़की नहीं है और कोई आकर आपसे कहे यार राधा तो पढ़ती है, तो आप क्या करोगे, अरे राधा पढ़ती है, अरे राधा भी पढ़ती है, राधा पढ़ती है। तो यहां आपको क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है, अरे राधा पढ़ती है। तो कहने का मतलब एक ही सेंटेंस को आप चाहे जिस प्रकार से बना सकते हो, और सेंटेंस को आपस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आपका वाक्य रूपांतरण कहलाता है। आप चाहे जो ये वाक्य लेकर बना सकते हो। जैसे मैंने कहा सोहन क्रिकेट खेलता है, विधानवाचक। सोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, निषेधवाचक। सोहन क्रिकेट किसके साथ खेलता है, कहां खेलता है, कब खेलता है, आपका प्रश्नवाचक। और सोहन क्रिकेट खेलना है, ये क्या है आपका आज्ञार्थक। सोहन क्रिकेट खेलो, आज्ञा हो जाएगी। और इच्छाबोधक, यार सोहन भी हमारी टीम में क्रिकेट खेले, हमारे साथ खेले, तो क्या हो जाएगी आपकी इच्छा। और संकेतवाचक, यदि सोहन क्रिकेट खेलता तो आज हम मैच जीत जाते, यदि सोहन क्रिकेट खेलता तो आज हम मैच जीत जाते, क्या बन जाएगा आपका संकेतवाचक। और संदेहवाचक, शायद सोहन क्रिकेट खेलता हो, यह आपका बन जाएगा संदेहवाचक। और विस्मयादि बोधक, अरे सोहन भी क्रिकेट खेलता है, तो क्या बन जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। तो हमने आज दोस्तों अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य है उनके बारे में पढ़ा, और वाक्य आपस में इंटरचेंज भी होते हैं एक दूसरे के अंदर, और उसे क्या कहा जाता है, आपका वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। जो पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने बात की थी साथियों किसके बारे में, आपका वाक्य के बारे में। तो साथियों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आपके कई प्रकार के होते हैं। रचना में 3 होते हैं, साधारण, मिश्र और आपका संयुक्त। क्रिया में होते हैं 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। काल में कितने होते हैं, 3, वर्तमान, भूत और आपका भविष्य। अर्थ में कितने होते हैं आपके 8 प्रकार, विधान, निषेध, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छा, संकेत, संदेह और आपका विस्मयादि बोधक। तो साथियों हमने इनमें से क्या क्या पढ़ लिया, आपका क्रिया के आधार पर आपका वाच्य में पढ़ लिया, काल में आपका वर्तमान, भूत और भविष्य, और अर्थ के आधार पर आपके हो गए 8 प्रकार के वाक्य। अब जो बचा है वो कौन सा है, आपका रचना के आधार पर होते हैं साधारण, संयुक्त और आपका मिश्र, सिंपल, कंपाउंड और आपका कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, आपको चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपनी राय, अपना कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप। तो आपसे एक अनुरोध है इसी के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको संपूर्ण व्याकरण का कोर्स है, और इसके साथ सभी जो कोर्सेज है आपको बैंको 24x7, ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है जिसका नाम क्या है आपका बैंको 24x7, इस नाम से आपका प्ले स्टोर पर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, जिसके अंतर्गत आपको सभी कोर्सेज है और नाम मात्र के शुल्क के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर आपका जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सभी प्रकार की क्लासें आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से आपके सामने मौजूद रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।